तो आप सभी को मालूम ही है, अलग अलग नाम से पुकारते, हमारे कई प्रकार के लोगों ने नाम बना दिए हमको बगैर पूछे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 5 जनवरी 2011, उसके अंदर लिखा है एबोरिजिन, ऑल शेड्यूल ट्राइब और ब्रैकेट में लिखा है आदिवासी। ये पहचान दिलाने वाली नंदाबाई भील, जिसके ऊपर रेप हुआ और उसको कपड़े निकाल करके शहर में नंगा घुमाया गया था, उस महिला का हम लोगों ने उद्बोधन सुना, उनकी पीड़ा सुनी, वे रो पड़ी और मंच ही नहीं, बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई कि हमारे समाज के साथ किस तरीके का शोषण, दमन होता है, उत्पीड़न होता है। और इसके बाद 2 या 3 वक्ताओं के बाद में मेरा नंबर आया और मैंने बहुत सारी बातें हमारी महिलाओं के साथ में, चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान में हो, उनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने रखी। और इसके बाद कई सारे साथियों ने इसका बहुत ज्यादा स्वागत, अभिनंदन किया। ये इस तरीके का साहस हमको करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ये घटना मैंने इसलिए सुनाई कि यही हालात पूरे देश भर में हमारा समाज जहां भी रहता है, हमारे समाज के साथ में इस तरीके का होता है, तो हमको बगैर डरे साहस करके, और अपने नौकरी तो कोई लेने वाला नहीं है, ये आप समझ ले। वो नौकरी मेरा जाना था तो चला जाता, नहीं गया तो आपका तो जाने वाला नहीं है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट हैं, उनका अध्ययन आपको करना चाहिए। एक और बात, शिक्षा के बारे में हमारे जोधपुर के भाई हेमाराम जी ने बात बताया। यदि हमारा समाज के जो कर्मचारी भाई हैं, वे कर्मचारी भाई अपना दिन का तो ना कहूंगा मैं, लेकिन यदि महीने का हम 100 रुपया देवे मात्र हमारे समाज की बेहतर शिक्षा के लिए, महीने का 100 रुपया हम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के पास जमा कराएं, तो एक महीने में कितना राशि इकट्ठा हो सकता है एक जिले में? सोचिए, हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम हमारे समाज की बेहतर एजुकेशन के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए, एक बढ़िया स्कूल बनाने के लिए जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कोचिंग संस्थान जैसा हमारे सीबीओ साहब कह रहे थे, उस तरीके का करने के लिए हम लोगों को महीने में 100 रुपया हमारे समाज को, यानी संगठन को ब्लॉक अध्यक्ष के पास में जमा करना चाहिए ऑनलाइन। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो ये काम हमको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो राशि इकट्ठा होगा, उस राशि से हम हर एक ब्लॉक पर एक कोचिंग संस्थान खोलेंगे, वहां पर अच्छे स्कूल का आपका किताबों की व्यवस्था होगी, रहने का, खाने उठने बैठने का प्रबंध होगा, तो हमारे बच्चों को पैसा दे करके ज्यादा आपका कोचिंग के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ब्लॉक लेवल पर कोचिंग की व्यवस्था होगी। और यदि हमारे पास धनराशि हम लोग अच्छा संग्रहित कर लेते हैं, तो हमको सौगंध खानी चाहिए इस मालवा की धरती, कांटल की धरती, प्रतापगढ़ की धरती, हमारे भीलों की धरती से सौगंध खानी चाहिए कि हम लोग कर्मचारी लोग ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन के लिए के हर एक जिले में एक उच्च स्तरीय सुविधा युक्त विद्यालय खड़ा नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा हम लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। क्या हम लोग इस तरीके का सोच सकते हैं क्या? तो हम लोगों को एक महीने में एक बार हम लोगों को 100 रुपया हमारे
बात मैं कहना चाहता हूं। इसी में ये दो काम, पहले हमको ब्लॉक लेवल पर कोचिंग का करना है, इसके बाद जिला लेवल पर हम एक बड़ा हमारा स्कूल खड़ा करें, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक और बात, हमारे समाज में हम लोग शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं, हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारी बातें हम करते हैं, तो कई लोग हमको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एपीओ करते हैं और धमकियां तो बहुत सारी देते हैं। तो हमारे बाप दादे गर्दन कटाने से नहीं डरे, हमारे बाप दादाओं ने भूख से तड़प करके किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख नहीं मांगी, हमारे बाप दादाओं ने शरीर पर कपड़ा नहीं होते हुए भी किसी के घर जाकर के गुलामी नहीं किया। क्या ये बात सच है कि झूठ है? तो हम लोग एक ट्रांसफर से डरेंगे क्या? नहीं डरना चाहिए, हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, किसी के आगे दबना नहीं चाहिए। हमारे 11 साथियों का एक साथ ट्रांसफर कराया था, 4 दिन में हम वापस उसी स्कूल में चले गए, पता है आपको? और उस समय हम तो 12 में आ रहे थे और हमारे एक साथी का हम जहां से आ रहे थे वही ट्रांसफर हुआ था, लेकिन हमने किसी को जाने नहीं दिया। और ट्रांसफर से डरना नहीं है, होते रहेंगे, लेकिन कोर्ट भी तो है, तो कोर्ट में जाने से भी डरना नहीं चाहिए। और कोर्ट में आप जाओगे तो आपको राहत जरूर मिलेगी, इसका हम जीता जागता उदाहरण है। एक और बड़ी बात है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों में आप देखिए, जुलाई में 15 दिन तो हमारे बच्चों का एडमिशन वगैरह ही चलता है, क्या ये बात सही है? और अगस्त में क्या आता है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की तैयारी हम कितनी करवाते हैं? 10 दिन तो मान लो। और अगस्त में ही बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, वो व्रत उपवास वाले, और फिर सितंबर महीने में खेल कूद आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में इन्हीं 3 महीनों में आते हैं। ईमानदारी से बताइए, आप सभी भाई जो यहाँ पर हैं, बहनें वगैरह, तो आज आपके स्कूल में देखिए 30 से 40% बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे? इतने भी नहीं आ रहे। विचार करिए, यदि हमारे समाज की शिक्षा बचानी है हमें, तो हमें 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर में 70% कोर्स करवा देना चाहिए। ये आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं। मेरा 70% कोर्स 6ठी, 7वीं, 8वीं का मैं दिवाली से पहले हर हाल में खत्म करता हूं, तो हमको करना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह के अंदर मैं 2 बार मेरी कक्षा की कॉपी होमवर्क की जांच ही देता हूं, तो हम लोगों को यह भी करना चाहिए। और एक बड़ी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, और सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बेल्ट अनुसूचित क्षेत्र में आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कोई भी एक्स्ट्रा गतिविधि नहीं होना चाहिए। यहां तक कि खेल भी दिवाली की छुट्टी से पहले होना चाहिए। यह हम सबसे बड़ी मांग करते हैं दोस्तों। क्या यह करना चाहिए? तो खेल के नाम पर 1 महीना बिगाड़ देते हैं हमारा, और पिछले साल तो खेल 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 सारा साल निकल गया था, और हमारा एजुकेशन बिगड़ जा रहा है। तो हमारे समाज का एजुकेशन सुधारने के लिए हम लोगों को मांग करनी चाहिए, बड़े पैमाने पर बोलना चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होना चाहिए, केवल पढ़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए। और खेल की बात है तो हम सभी मांग करें ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन के माध्यम से कि पूरे राजस्थान में खेल दिवाली छुट्टी से पहले होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। 3 महीना केवल पढ़ाई होना चाहिए। और आपका फंडामेंटल
चाहिए और तर्क की कसौटी पर जो बात ठहरती नहीं है, प्रमाणित नहीं होती है, साबित नहीं होती है, उसको हमें नहीं मानना चाहिए। ये मैं बात आप सबके सामने आग्रह करता हूं। दोस्तों, जहां तक हमारी शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हम लोग अभी आज ही हमने ऑर्डर दिया है। आज आपके इलाके के अंदर मसाले देखिए, मिर्ची आएगी, उसमें भी केमिकल आना शुरू हो गया है। हल्दी में केमिकल आ रहा है। चावल प्लास्टिक के आते जानते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों अखबार में आया था कि आलू भी नकली आ रहा है। हमने फैसला लिया है कि हमारे लोगों को बीमारी से मुक्त रखने के लिए, निरोग रखने के लिए हम मिलेट्स गांव-गांव पहुंचाएंगे। और मिलेट्स गांव-गांव पहुंचाने के लिए आपको जो कर्मचारी साथी है, उनको रविवार का दिन समाज को देना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? रविवार का दिन समाज को देना है। हम तो कई सालों से समाज को दे रहे हैं, तो रविवार का दिन हम समाज को देंगे। ये जिम्मेदारी समाज तक मिलेट्स पहुंचाने का, मसाले पहुंचाने का। आज हमने अराकू कॉफी जो 100 रुपये में 100 ग्राम वहां मिलती है, और जयपुर में 1 कप अराकू कॉफी 150 रुपये में बिकती है, वो भी अभी यहां आने वाली है। और हमारे पास काली मिर्च तेल वगैरह आता है। तो जो आदिवासी लोग काली मिर्च उगाते हैं, कॉफी उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं, राजमा उगाते हैं, हल्दी उगाते हैं, वो 100% ऑर्गेनिक हम लोग मंगवा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आपका अमरकंटक के आसपास बहुत बड़े पैमाने पर मिलेट्स उगाया जाता है, रागी वगैरह। गुजरात में भी है, वो भी हम लोग यहाँ मंगवाने वाले हैं। और पूरे देश भर में सबसे बेस्ट हल्दी कंधमाल जिले में, उड़ीसा में पकती है, जो पूरे देश में फेमस है, वो भी हम लोग मंगवाने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों मंगवा रहे हैं? कि आप लोगों को लगा होगा कि आज हमारे बाप दादे, जो हमारे माँ बाप हैं, वो आज भी खेती कर रहे हैं, और हम तो हल चलाने लायक नहीं रहे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरी माँ आज भी खेत में काम करती है, और मेरे वाइफ कह रही है कि मेरे को तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। मेरा बाप आज भी हल चला रहा है, और मैं हल चलाने काबिल नहीं रहा। ये कितना गंभीर ये उदाहरण दिया मैंने। ये आप सबका समस्या है, लेकिन मैं किसका, दूसरे का उदाहरण बुरा लगे, इसलिए मेरा उदाहरण दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये क्यों हुआ? हमारी श्रम शक्ति घटी, हमारा खान पान बिगड़ा, इससे हम सभी रोगग्रस्त हो गए हैं, और हमारी जनरेशन आने वाली खतरे में है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलेट्स का उपयोग करें। आज मैंने मिलेट्स मंगवाया था गूगल, आपका अमेज़न पर 200 रुपये किलो। कोदरा आया 200 रुपये किलो, और साला कोदरा तो अपन बहुत बड़े पैमाने पर उगाते थे, तो हमें उसकी ओर भी बढ़ना पड़ेगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं हेल्थ के लिए। और जैव विविधता की बात आती है, तो हम लोगों को साल भर में एक बार हम लोगों को वृक्षारोपण करना है। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं दुनिया में, जो एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाते हैं। ऐसे भी दुनिया में आदिवासी है, और सभी दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज भारत में रहता है। तो हमको साल भर में हम लोगों को एक इंसान को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि यदि हमारी वीसीसी मजबूत होती है, हमारी बीसीसी मजबूत होती है, डीसीसी मजबूत होती है, और सबका मॉनिटरिंग करने वाली हमारी टीम मजबूत होती है, तो हम लोग आने वाले समय में ये भी प्रयास करेंगे कि हर एक पंचायत में कम से कम एक पहाड़ी सेलेक्ट करेंगे, जिसमें उस पंचायत के सभी लोग एक साल में एक बार जरूर पौधा वहां लगाएं। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं, तो हमारे इलाके में कई सारी पहाड़ियां हैं
वो हरी भरी हो जाएंगी, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और एक बड़ी बात हमारे पढ़ाई से संबंधित है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जब 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में होते हैं तो उनको जितना पढ़ाओ उतना कम होता है। इसका उदाहरण है हमारी बेटी सुशीला। आप सब जानते हो, इसी जिले की है, दरियावाद से। उसका एक बॉलिंग एक्शन ने पूरे देश को हिला दिया। ऐसा हर एक बच्चा है, हर एक बच्चे में एबिलिटी है। और आदिवासी में तो कुदरत ने बहुत सारे ऐसे गुण दिए हैं, ऐसी विशेषता दी है। हम तो दौड़ के पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, है ना, तैर भी सकते हैं और नंगे पांव चल भी सकते हैं। तो हमारे पर बहुत सारी एबिलिटी है। तो हमारी एबिलिटियों का विकास हो, उसके लिए विशेषकर एजुकेशन के लिए 5वीं, 6वीं, 7वीं ये 3 क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा आप पढ़ाओ, जितना पढ़ाओगे उतना कम होगा। ये 3 क्लास, और आप इन 3 क्लास को एक बार आप इनको फ्री छोड़ दो, क्लास में जाओ ही मत, ऐसी धमाल मचाएंगे कि टेबल होगा तो टेबल भी 1-2 तो तोड़ देंगे। सही है गलत है? दरी पट्टियां तोड़ देंगे, आपस में मारा पीटी हो जाएगी। ये तय है, क्योंकि बच्चा 1 मिनट खाली नहीं रह सकता। 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास का बच्चा, और उनको जितना पढ़ाओगे वो आगे बढ़ जाएगा। इन 3 क्लास में आपने बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा दिया, पाठ पढ़ना सिखा दिया, तो उस बच्चे को कभी रुकेगा नहीं, उसकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, तो हमें 3 क्लास के बच्चों को हमें हर हाल में अच्छा पाठ पढ़ना सिखाना है, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना है। ये आज यहाँ से आप सौगंध लेकर चाहिए। यहाँ आदिवासी के आप बेटे हैं, हम बहुजन समाज के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हमें ये सौगंध खा के यहाँ से उठना चाहिए। ऐसा मैं आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ दोस्तों। और एक बात, 8वीं क्लास के अंदर बच्चा के 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ। 8वीं क्लास में थोड़ा सा बाल उल्टा टेढ़ा काटेगा ना 8वीं क्लास में, वो छपरी टाइप भी बना देगा, है ना। और छोटे छोटे पैंट, यहाँ से टाइट पैंट, पैरों में धागे, हाथों में धागे, और न जाने क्या क्या, है ना। और लड़कियां भी ऐसा ही करती है, नाखून रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं। और मेरे स्कूल में ऐसा भी हुआ कि लड़कियां 2-2 हाथों में मेहंदी लगा के आती थी। तो मैंने बोला, बेटा हमारे समाज का ऐसा रिवाज नहीं है कि कुंवारी बच्ची है वो 2 हाथों में मेहंदी लगाए। तो बच्चियों ने बात मान ली। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं। मेरे स्कूल के अंदर किसी भी बच्ची का नाखून बड़ा नहीं मिलेगा। मेरे स्कूल में आके आप चेक कर सकते हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चेकअप करता हूं। हमारे पीटीआई साहब को भी कह दिया है, कम से कम इस बात पर हम लोगों को, बच्चों को अवेयर करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं तो नहीं है। तो मैं उदाहरण दे रहा था, तो बात आगे बढ़ गई। लेकिन 8वीं क्लास में बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज थोड़ा अलग टाइप की करता है। उस समय बच्चे को यदि आपने पाठ पढ़ना सिखा दिया पहले 7वीं तक, और जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा लिया, अंग्रेजी में पाठ पढ़ना सिखा दिया, तो वो बच्चा पढ़ाई की ओर मुड़ेगा। यह आपका भी बच्चा हो सकता है, और आप जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चा भी हो सकता है। जिस बच्चे को जोड़ बाकी गुणा भाग आ गया 7वीं तक, पाठ पढ़ना आ गया, अंग्रेजी का पाठ पढ़ना आ गया, वो बच्चा 8वीं के बाद पढ़ाई की ओर जाएगा। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, वो जिन बच्चों को पाठ पढ़ना आता है, जिन बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, जिन बच्चों को टीचर अच्छा समझते हैं, उनके सामने जो बच्चों को पाठ पढ़ना नहीं आता है वो शर्म महसूस करते हैं, अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, अपना अपमान महसूस करते हैं। क्या ये बात सही है गलत है? और फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन आने के बाद 2 दिन नहीं आना,
और स्कूल घर से तो निकलेंगे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचेंगे, इधर उधर भागना और फिर छोटी मोटी उल्टी सीधी एक्टिविटी में जाना, नशे की ओर प्रवृत्त हो जाना। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि यार अनासुरांते अवड़े ने मने नहीं अवड़तु है तो मारे हो काम है, मेरा इज्जत जाएगा, मैंने कहा अवड़तु उसने हो करो। तो बच्चे के दिमाग में ऐसा हो जाता है और बच्चा है उसकी एक्टिविटीज बदल जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा हर एक स्कूल के अंदर 8वीं क्लास में 2 से 3 बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। क्या ये बात राइट है? हर एक स्कूल में। और 9वीं क्लास में 7 से 8 बच्चे छोड़ते हैं और 10वीं क्लास में 8 से 10 बच्चे हर एक क्लास के अंदर बच्चे छोड़ देते हैं। और यदि 10वीं पास हो गए इसके बाद बच्चा स्कूल नहीं छोड़ता है। तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को आपको स्कूल नहीं छोड़वाना है, या फिर हमारा बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, ड्रॉप आउट ना हो, उस बच्चे की जिंदगी ना बिगड़े, इसके लिए हमको 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में मेहनत करना है। यह आपके सामने मैं बड़ी बात आपके सामने रखता हूं और ये आप सब जानते हैं दोस्तों। एक और बड़ी बात, यदि हमने बच्चों को ये दूसरी एक्टिविटीज होती है जो समाज के अंदर, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, माँ बाप गलत एक्टिविटीज में शामिल है तो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके की जैसे व्रत उपवास वाली बातें आती है उनमें यदि बच्चे प्रवृत्त हो जाते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा उन मामलों में उलझ जाता है और अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं हो जाता है। तो जितना बेहतर हो सके उतना समझाएं। मेरे घर में आप सब जानते हो कि मैं इस तरीके की बातें बच्चों की उपस्थिति में रोज बोलता हूं। तो मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई भी व्रत उपवास नहीं है। मेरे देखा देखी मेरी साड़ियां वो आदमी की उम्र बढ़ाने वाला करती थी, उन्होंने वो भी बंद कर दी। हाँ, और अब तो हमारे पूरी गली में ही बंद हो गया, हमारी कॉलोनी में धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। और आज हमारी गली की हमारी कॉलोनी की बहुत मैडम आई है, आगे जाकर के पूरा क्लीन स्वीप करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारी मैडमों का या हमारी बहनों का हमारी खुद की घर धनियणी है, उसकी भी उम्र बढ़ने वाला यदि कोई व्रत हो तो ठीक है यार, अपना अकेले का क्या करना है। मैंने यही उदाहरण दिया था मेरी मैडम को कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, तू छोड़ दे, तो छोड़ दिया, तो कुछ हो भी नहीं रहा है तो आपका भी नहीं होगा। इन चीजों में ये आपका मजाक टाइप बाने बात करा, आप लोगों का थोड़ा सा आनंद या क्या कहे आपकी मनोरंजन हो जाए। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि ये एक उदाहरण दिया, इसमें दूसरी बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को क्या लगता है कि एक कांड करूंगा तो पास दूंगा। मेरे भी ऐसा दिमाग में हुआ था, 9वीं क्लास में था, नहीं किसी ने पकड़ा दिया 9वीं क्लास में कि एकांड करूंगा तो असल नंबर आवे। अब ये उस समय इतना अक्ल तो था नहीं, अब ये शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो चलो वो कैसे भी किसी ने बता दिया, शुरू कर दिया, इट्स ओके। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमको बात समझ में आई कि पढ़ने से ही, समय देने से ही, रुचि से ही और आसपास के एनवायरमेंट से प्रभावित हुए बगैर आप एक जगह बैठ करके एकाग्रता से पढ़ाई करोगे तो ही सफल हो सकते हो। ये बात आज साबित हो गई है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी होगी। किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी से नंबर नहीं आते, पास नहीं होते, तो यह हमारा दिमाग चेंज करने के लिए लोगों ने ऐसा बोला। हम पढ़ाई की ओर हमारा ध्यान नहीं लगाएं, किताबों की ओर हमारा ध्यान नहीं लगाएं, हमारी रुचि बदल जाए, हमारी एकाग्रता भंग हो, इसके लिए लोगों ने ऐसा हमको पाठ पढ़ाया। उससे हमको उबरना चाहिए और हमारे बच्चों को बार बार बताना चाहिए कि हमें पढ़ना है। और पढ़ना भी क्यों है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमें इस देश में वापस मालिक सिद्ध होने के लिए, जो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा
वो साबित करने के लिए इस देश का वापस हमारे बाप दादाओं की तरह हुक्मरान बनने के लिए हमको पढ़ना है और हमारे हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू कराने के लिए हमको पढ़ना है। ये बच्चों को हमें बार बार सिखाना है और संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप हमारे स्कूल का वातावरण होना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। और दोस्तों, कम से कम हमारे बच्चों को 3, 4, 5 पीढ़ी के माँ बाप का भी नाम याद होना चाहिए। आज मैंने 2011 में जनगणना किया तो एक महिला, हमारे सुराता का एक फड़ा है, वहां मैं जनगणना करने गया तो उसको मैंने उसकी माँ का नाम पूछा तो उसने कह दिया कि माँ का नाम नहीं पता। मेरे को तो गुस्सा आ गया। मैं तो वैसे ऐसी बात देखते मेरे को तो पारा हाई हो जाता है। अभी तो काफी सुधर गया। अब आपको बताओ, बहुत मैंने डांटा, ऐसा कैसे हो सकता है, माँ का नाम पता नहीं। ये सच्ची घटना है दोस्तों। तो उसने तर्क दिया कि मैं बचपन में छोटी थी तभी माँ मर गई। और आज बच्चों को भी आप ऐसा प्रश्न पूछोगे तो वो ऐसे ही तर्क देंगे। एक तो उदाहरण आ जाएगी, वो माँ मर गई थी, क्या हुआ, माँ का नाम क्या था, पता नहीं होना चाहिए। और आज अब अपने स्कूल में जाके पूछ लेना बच्चों को, तुम्हारी दादी का नाम क्या है, बच्चे बोलेंगे ही नहीं। और ममाई ने नाम पूछ ली तो खत्म खत्म। अरे भैया, तुम हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चंद्रमा की बातें सिखा रहे हो, सूर्य की बातें सिखा रहे हो, अमेरिका की बातें सिखा रहे हो। यहाँ 2 पीढ़ी जिसका डीएनए हमारे शरीर में आया है उनका नाम पता नहीं। ये बहुत गंभीर बात हो रही। तो कम से कम 7 पीढ़ी का और हमारे घर के अंदर भी लिख के रखो, नहीं तो हमारा नाम भी गायब हो जाएगा। हाँ, पीढ़ी सर 15 बाद मामला खत्म। इसलिए घर के अंदर अपने कितने भाई है नाम होना चाहिए, और भाभिया बहू है उनका भी नाम होना चाहिए, और हमारे पिताजी कितने भाई है, कितनी काकिया बाबिया है, मोटाइया है, उनका नाम होना चाहिए, दादा का, दादियों का, उनके फैमिली। इस तरीके से फैमिली ट्री हमको घर में लगाना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों को नाम तो पता होना चाहिए। ये बात आप सब करेंगे ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। एक और बड़ी बात, हमारे इलाके में हम लोगों ने देखा है कि आप लोग 12 ट्राइब से पूरे राजस्थान में 12, तो दूसरे नंबर का ट्राइब कौन सा है? दूसरे नंबर जो जाओ लट लेन भी नहीं बस। पहले नंबर पे है भील तो मीणा, फिर और दूसरे नंबर पे मीणा। मीणा नहीं है, भील मीणा है। पहले नंबर पे क्या है? भील। दूसरे नंबर पे भील मीणा, और 7वें 8वें नंबर पे है मीणा। तो 90 पे मीणा है और दूसरे पे भील मीणा। पहले नंबर पे क्या है? भील। भील। दूसरे नंबर पे भील मीणा और 90 नंबर पे मीणा। मीणा। तो हमारे दक्षिणी राजस्थान के लोगों को भील मीणा लिख देते तो भी थोड़ा कुछ बचाव होता। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? अरे आपका नोटिफिकेशन के अंदर जनजाति की सूची के अंदर भील मीणा है, तो यदि पाल सुराता लिखते हैं तो पाल शब्द आगे आना चाहिए था। पाल का महत्व है। पाल खटलई का नाम है तो पाल शब्द पहले आना चाहिए था। तो इधर हमारे प्रमाण पत्रों में, जमीन के रिकॉर्ड में भील मीणा लिख देते तो भी दिक्कत नहीं थी। भील ही गायब कर दिया। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा षड्यंत्र है। सोचिए, इसके बारे में जन जागरण करना होगा। और एक बड़ी बात, हमारी देश की मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा हिंदी, बराबर है। मातृभाषा देश की राजभाषा जो भी, हाँ, हिंदी राजभाषा, हिंदी है ना, हिंदी। हाँ, राजभाषा हमारा हिंदी हो गया, तो मातृभाषा हमारा भीली हो गया।
तो मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा था कि भीली आपका हिंदी के अंदर अरबी भाषा के शब्द भी हैं, हिंदी के अंदर फारसी भाषा के शब्द हैं, हिंदी के अंदर तुर्की भाषा के शब्द हैं, हिंदी के अंदर पश्तो भाषा के शब्द हैं, और ये सभी भाषाएं विदेशी हैं। क्या बात सही है गलत है? अरबी के शब्द भी है, फारसी के भी है, तुर्की के भी है, पश्तो के भी है, और कई सारी भाषाएं हैं उनके शब्द भी हैं हिंदी के अंदर। और हम लोगों ने हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम लोग भी हिंदी ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, क्या आने वाले समय के अंदर हिंदी बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भीली बोलने वाला कौन होगा? कौन होगा? हिंदी तो सब बोलते हैं, अंग्रेजी सब बोलते हैं, लेकिन भीलों के अलावा भीली कोई बोल सकता है क्या? एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे को एपीओ करके निलंबित करके उदयपुर भेजा था 17 में, तो वहां से हम लोगों को 6 महीने बाद कोर्ट में जाने के बाद हमको झांकड़ी भेज दिया, आसपुर और सागवाड़ा के बॉर्डर पर। तो वहां हमारे एक शिक्षक साथी थे सवर्ण समाज से, बेचारे 1.5 महीने तक उन्होंने मेरे सवाल नहीं किया, लेकिन बड़ी साहस जुटा करके उन्होंने 1.5 महीने बाद मेरे से प्रश्न पूछा, यार भंवरजी तमे થોડોક આદિવાસી વાળો બીજો વાળો કરો આડા કરતે આપણે હતા એક જ તો એમ કરતા તો ठीक रहता। मैंने कहा कि देखो તમે સવાલ ઉભો કરો કે ભાઈ કે લેવાને દેવા થઈ જાય, ના ના એવી વાત નહીં, તમે ખાઈ મો ખાઓ ને તમારે આપણે એક જ આપણે એક હરકાન આપણે મો બોલો તમે બોલો ને એમ, ऐसा उन्होंने बात बताई। मैंने कहा देखो अभी खाना खा रहे, खाना खा लो नहीं तो कहीं उल्टा हो जाएगा। तो ना फिर वो बेचारा क्योंकि चाहता था कि वो इसका वास्तविकता क्या है वो भी समझना चाहता था, तो साथ जुटा करके उसने बोल दिया। मैंने कहा कि दाल एम बोलो, तो उन्होंने बोला दार। रूपालो एम बोलो तो रूपारो, और एम बोलो तो एम क्या पेलो और एम। तो हमारे एक डोडियार करके मार साहब थे, उन्होंने कहा अरे परमार जी ये गलत बोल रहे, तमे ओळखो या और एम कई है ना, गोल एम को तो गोल एम कई का। तो फिर आपका मैंने कहा कि देखो ये डोडियार जी ने पकड़ लिया कि आपकी बोली अलग है, मेरी बोली अलग है, आपकी बोली वागड़ी है और मेरी बोली पीली है। समझ में आ गया? ये मैंने उदाहरण दिया तो बेचारा ढंग से खाना भी नहीं खा पाया। 2 दिन बाद कहे यार भंवर जी कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि आपकी नाक देख लो, आपकी कपाल देख लो, आपकी भौहें देख लो, वो भी हमसे मैच नहीं कर रही है। अब आप लोग तो मुझे महीने में एक बार फोन करते हो, नहीं करते हो? 4 साल हो गया वहां से ट्रांसफर हुआ हूं, लेकिन 15 दिन में फोन जरूर आता है मेरे पास। और मेरे से बात नहीं करता है, तब तक वो व्यक्ति थोड़ा सा मायूस रहता है। तो मैं इसी उदाहरण से एक बात ये समझाना चाह रहा था कि हमारी भीली बोली का शब्दकोश हम लोगों को, सब भाइयों को मिल करके तैयार करना है। आज से सौगंध खा के जाइए दोस्तों। 1895 में एक अंग्रेज ने भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया और व्याकरण तैयार किया, वो हमसे छुपा के रखा था। देश के हुक्मरानों ने वो भी हम लोगों ने निकाला है, और कम से कम 2500 शब्दों का शब्दकोश तो मैंने तैयार किया है। आप लोग भी तैयार करने मदद रखिए। और अभी नई शिक्षा नीति के तहत अभी जो स्कूलों में 1 से 5 का पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात हो रही है, हम सब मिल करके, भले गवर्नमेंट कुछ भी लागू करे और हमारा इंक्लूडेड टेप के द्वारा
जो आपका डिक्शनरी तैयार होगा वो हम सरकार को पकड़ाएंगे कि इसके आधार पर 1 से 5 तक हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम बनाया जाए। 2016 में हम बोलते थे तो लोग कहते थे कि युग तो अंग्रेजी का आ गया, ये बिजली की ओर लेके जा रहे। आज वो लोग मुंह छुपा के घूम रहे हैं कि इनकी मांग सरकार ने मान दी। अरे भैया, किसी समाज की सबसे बड़ी आइडेंटिटी ही बोली होती है और भीली बोली के आधार पर ही भीली संस्कृति को समझ सकते हो। अरे तमे दवाखाना गोली नहीं खाधी वे, इंजेक्शन नहीं खाधु वे, आपका बोतल नहीं चढ़ाया होगा, अना पहला तो तमार माथे डोरी फरजिया है લીમડાની આકડજાની ડોરી ફરજીયા ને અગરબત્તીયા ફરજીયા है ई खड़ी बोली मतो बीली में तो तुम्हारे बाप दादा तमार थकी तो पेला मोरे जाता जाए ई हरते कनेक्ट थएगा એટલે वर में एक फरो पेलो थड़ा वाळू जरूर करजो એટલે તમને ગુણ પાણી પાહે। हमारे बाप दादा की एक रूढ़ी प्रथा है कि हमारे बाप दादा जी मरी गया, ये हमारे आस पास हवामान में रहे और वर में एक फरो पानी पीवा आवे, वर में एक फरो खावारू आवे तो अने भोग लगावजो सौदे ने दाड़े, ठीक है? नहीं तो आपने भूखचार रहा। એટલી વાત કહીને कड़क वाती मारी हमल जी, कुछ बातें उल्टी सीधी इधर उधर हो गई लेकिन वो एजुकेशन के लिए थी और वो बहुत बातें जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट हमने करके देख लिया और इसका सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है। तो हम सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए और आज से सौगंध खाइए, ये जितने भाई सुन रहे हैं, आज के बाद हम रविवार का समय हमारे समाज को देंगे, ठीक है? ये सौगंध खा के जाइए और जितना हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो काम करते हैं उस तरीके से आप लोग भी काम करें, जरूरी नहीं है, परिस्थितियां कुछ हो सकती है, लेकिन हम लोगों को जितना अच्छा हो सके हम लोगों को काम करना चाहिए। और हमारे अंदर मुख्यमंत्री जी ने, अरे आपका शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश भले मौखिक या लिखित जो भी डाला तो हमारे अंदर थोड़ा डर निकल गया। तो आगे से इस तरीके का डर हमारे अंदर कहीं किसी कोने में छुपा भी है तो वो निकाल देना, और ऐसे डर नहीं निकले तो ऑपरेशन भी करवा सकते हो। आप सबने मेरे को सुना, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों। बहुत